जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर। दोस्तों आज हम लोग जीएस स्पीडी सीरीज को दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग 3 टॉपिक दोस्तों कवर करने वाले हैं और साथ साथ दोस्तों इसका हम लोग एमसीक्यू भी दोस्तों अंत में 5 मिनट में दोस्तों हम लोग लगाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक जो है दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह के बारे में जानेंगे, बजट और दोस्तों वैट के बारे में समझेंगे और भारतीय भाषा ज्ञान के बारे में जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दोस्तों तथ्य फैक्ट हैं दोस्तों उसको समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास प्रारंभ करने से पहले दोस्तों हम बताना चाहेंगे आपको कि हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर बिहार एग्जाम के अंतर्गत मतलब बिहार सरकार के अंतर्गत दोस्तों अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको हम अवगत कराना चाहते हैं दोस्तों कि बिहार सरकार के अंतर्गत जितनी वैकेंसियां होती है उसमें जीएस की दोस्तों भरमार रहती है। मतलब जीएस पर दोस्तों आपका अच्छा पकड़ होगा दोस्तों तो आप दोस्तों रिजल्ट आसानी से ला सकते हैं। जीएस को दोस्तों मजबूत करने के लिए आप हमेशा लूफेंट करते होंगे, लेकिन लूफेंट पढ़ना है दोस्तों, लेकिन लूफेंट को क्या करना है दोस्तों, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना, मतलब कि उसको दोस्तों क्रमिक तरीके पर दोस्तों अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों पढ़ना है। सिलेबस कवर कीजिए, सिलेबस कवर करने के बाद दोस्तों अगर आप लूफेंट को पढ़ते हैं तो दोस्तों आप आसानी से दोस्तों उसके में जो तथ्य बातें बताई गई है उसको आसानी से समझ सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों कुछ भाई बंधु हैं वो स्पीडी की मांग कर रहे थे कि स्पीडी सर पढ़ाइए, ताकि बिहार सरकार के अंतर्गत जो बिहार दरोगा की भर्ती आने वाली है और बिहार एसएससी है उसमें से बहुत सारे प्रश्न स्पीडी से लड़ते हैं, इसलिए दोस्तों हम लोग स्पीडी भी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, स्पीडी दोस्तों शुरू किए हैं। लगभग इसका हम 8-10 दोस्तों क्लास ले चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट दोस्तों इसका बना हुआ वहाँ पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि हम स्पीडी को दोस्तों अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव स्पीडी दोनों एक साथ दोस्तों कवर कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप एक ही साथ दोस्तों क्या कर सके कवर कर सके। और ज़्यादा लंबा क्लास हम नहीं लेते हैं, आधा घंटा में पूरे कहानी को दोस्तों हम बता देते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का क्लास। तो आज दोस्तों हम लोग पहले जानेंगे किसके बारे में, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। इससे बहुत सारे बच्चे अवगत भी होंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, जिसको हम तिरंगा के नाम पे जानते हैं दोस्तों। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपको 3:2 पता है, मतलब चौड़ाई 3 है और लंबाई 3 है दोस्तों, चौड़ाई कितना है 2। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है आपको, बच्चे क्या होता है हड़बड़ा कर टिक कर देते हैं 3:2, कभी कभी उल्टा दे देगा, बोल देगा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो वहाँ पर 2:3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आसानी मतलब आराम से टिक कीजिएगा दोस्तों। ये नहीं कि देख लिए कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात मतलब अनुपात पूछ दे तिरंगा झंडा का तो वह 3:2 कर देगा, ऐसा नहीं है। प्रश्न को भी देखिएगा। आगे है तिरंगे के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है। ये तो आप देखे होंगे। इसमें क्या होता है 24 दोस्तों तिल्लियाँ होती है, वो दोस्तों आपके प्रगति को दिखाता है, मतलब जो उसके जितने भी आपको रंग है या आपका जो तिल्ली है दोस्तों चक्र है वो किसी न किसी चीज़ का दोस्तों उद्देश्य है, वो आगे हम बताएंगे आपको। राष्ट्रीय ध्वज के जो निर्माता है, कल दोस्तों हम लोग 22 जुलाई था तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाए। क्यों दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो 22 जुलाई को ही दोस्तों 1947 में हम लोग क्या किया, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों क्या किया था, अपनाया था दोस्तों। तो राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता जो है दोस्तों कौन थे, पिंगली वेंकैया, इनका नाम याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है, पिंगली वेंकैया दोस्तों। ध्वज का प्रारूप जो ध्वज का जो हमारा प्रारूप देख रहे हैं वो संविधान निर्मात्री सभा जो संविधान सभा ने दोस्तों उसको 22 जुलाई 1947 को दोस्तों क्या किए थे, अपनाए थे। इसीलिए हम लोग हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में दोस्तों मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। लोगों ने इसे ससम्मान फहराने की अनुमति, मतलब कि 2002 से पहले क्या था दोस्तों, लोगों को ये अधिकार नहीं दिया गया था सरकार के द्वारा कि वो क्या कर सकते हैं, अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया है, उनको अनुमति दी गई है। जो तो झंडा समिति झंडा संहिता अधिनियम दोस्तों आपका जो आता है 2002, तो 26 जनवरी 2002 से दोस्तों इस प्रदान किया गया था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और जो भारत झंडा गीत है दोस्तों जिसको पढ़ते हैं आप, विजय विश्व तिरंगा प्यारा दोस्तों, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो झंडा गीत है वो श्यामलाल गुप्त पार्फन दोस्तों ये लिखा है, ये इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे है शक संवत के बारे में सुने होंगे, शक संवत विक्रम संवत दोस्तों, इससे आप अवगत होंगे। तो शक संवत मतलब शक संवत जब कनिष्क कुषाण वंश का जो शासक था उसका जो दोस्तों राज्याभिषेक होता है, कब होता है आपका, तो 78 एडी में होता है, मतलब 78 ईस्वी में दोस्तों क्या होता है उसका राज्याभिषेक होता है दोस्तों। उसी तिथि को क्या मनाते हैं हम लोग, शक संवत दोस्तों कहते हैं। तो शक संवत के अनुसार अगर हम अपने राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो 22 मार्च 1957 को दोस्तों अपनाया गया था। और राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम जो माह होता है दोस्तों वो क्या था, चैत्र। पहला जो माह होता है राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहला महीना चैत होता है और अंतिम महीना क्या होता है दोस्तों आपका फाल्गुन होता है। क्या होता है, फाल्गुन, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों। आगे है भारत में राष्ट्रीय चिन्ह, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जिसको बात करते हैं अशोक चक्र, जो सारनाथ में दोस्तों क्या है, सारनाथ में जो सी है, सी स्तंभ से दोस्तों सी स्तंभ में अंकित है। जो अशोक चक्र जो लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, वो कहाँ है, तो सारनाथ देखे होंगे, वहाँ पर जो सी का दोस्तों स्तंभ है वहाँ पर दोस्तों ये चक्र आपको देखने के लिए मिलेगा जो अशोक द्वारा बनाया गया दोस्तों। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 को
संविधान के लागू होने के दिन दोस्तों ये राष्ट्रीय चिन्ह को अपना लिया था कि अशोक चक्र क्या होगा, हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होगा दोस्तों। सत्यमेव जयते का नाम सुने होते, तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से है दोस्तों, तो ये मुंडकोपनिषद दोस्तों लिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है दोस्तों, ये मुंडकोपनिषद से ये चिन्ह दोस्तों इसको लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं, 3 स्तंभ आपको 3 सिंह दिखेंगे दोस्तों, सामने का और दाएं बाएं का, पीछे का सिंह तो आपको नहीं देख पाइएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा जो राष्ट्रीय चिन्ह उसमें 4 आपको सिंह देखने के लिए मिलेंगे। वहीं जन गण मन की अगर बात करें तो जो हमारा राष्ट्रगान है इसके रचयिता कौन है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर, याद रखिएगा। जन गण मन जो राष्ट्रगान उसको कब अपनाया था संविधान सभा ने दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन अंतिम बैठक हुई थी, मतलब संविधान सभा का दोस्तों, उसी दिन क्या किया था, इसको संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में दोस्तों स्वीकार किया था। और ये राष्ट्रगान हमारे भारत का दोस्तों, अगर आपसे पूछ दे कि राष्ट्रगान जो है जनगण मन इसको सबसे पहले कब गया था, किस अधिवेशन में, उसको कलकत्ता जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था, वार्षिक अधिवेशन, तो कब का गया था, तो दोस्तों 1911 में दोस्तों कलकत्ता का दोस्तों कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष विफन नारायण दत्त थे, पंडित विफन नारायण दत्त दोस्तों, उसकी अध्यक्षता में दोस्तों ये क्या हुआ था, ये सबसे पहले दोस्तों गाया गया था कौन, आपका राष्ट्रगान। इसको भी ध्यान देना है आपको, इसमें कोई दिक्कत आपको दोस्तों नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग आते हैं, आगे हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने आपको बता दिया कि सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी जो पत्रिका जो देख रहे हैं इनका इन्हीं की रचना है, तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। यही मतलब कि राष्ट्रगान को जो हमारा दिख रहा है जनगण मन, उसमें जो इनकी जो पत्रिका थी तत्वबोधिनी, तो उसमें क्या किए थे, किस नाम से प्रकाशित किए थे, तो भारत भाग्य विधाता के शीर्षक नाम से दोस्तों इन्होंने क्या किया था, उसे उसमें प्रकाशित किया था दोस्तों। और बाद दोस्तों 1919 में क्या हुआ था, 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम पर दोस्तों ये अंग्रेजी में इसका अनुवाद भी किया गया था। राष्ट्रगान जो गाते हैं हम लोग उसमें दोस्तों 52 सेकंड लगता है पूरे राष्ट्रगान को दोस्तों गाने में, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, आगे है बांग्ला साहित्यकार, मतलब ये जो थे बंगाल के, रविंद्रनाथ टैगोर भी बंगाल के थे, और कुछ बांग्ला साहित्यकार का नाम बताएंगे, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम सुने होंगे दोस्तों, बंकिम चंद्र उपाध्याय भी इनको कहते हैं। ये वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्र गीत है दोस्तों, ये इसके रचयिता है, और संविधान सभा ने भी तो इसको भी 24 जनवरी 1950 को उसमें क्या किया था, अपनाया था राष्ट्रगीत के रूप में। अगर आपसे पूछते कि वंदे मातरम को दोस्तों कब गाया गया था समय कांग्रेस के अधिवेशन में, तो दोस्तों ये सबसे पहले याद रखिए ये कहाँ इसके रचयिता समझ गए, लेकिन इसका उपन्यास, इनका एक उपन्यास था आनंद मठ, आनंद मठ दोस्तों याद रखिएगा, इसमें सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में दोस्तों हुआ था। राष्ट्रगीत को सबसे पहले 1896 में दोस्तों जो हुआ था आपका कोलकाता अधिवेशन में ही कांग्रेस का, उसमें दोस्तों सबसे पहले गाया गया था, उसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी, दोनों याद रखिएगा। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन राष्ट्रगान पंडित विशन नारायण दत्त दोस्तों, और 1896 में कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे, तो रहीमतुल्ला दोस्तों सयानी दोस्तों, इनकी अध्यक्षता में ये गाया गया था। आगे है कि राष्ट्रगीत के प्रथम गायन ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिनकी धुन जादुई नाथ भट्टाचार्य ने बनाया था दोस्तों। फिर है राष्ट्रगीत का अंग्रेजी में जो अनुवाद किए थे, जो राष्ट्रगीत हमारा जो है आपका वंदे मातरम, उसको अरविंद घोष ने किया था दोस्तों, तथा उर्दू में जो अनुवादक थे इसके वो आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों ने किया था। राष्ट्रगीत गाने में दोस्तों 65 सेकंड लगता है, याद रखिएगा, 1 मिनट 5 सेकंड लगता है। संसद के अधिवेशन को प्रारंभ जनगण मन से होता है, कहीं भी याद रखिएगा, तो जनगण मन से क्या होता है, प्रारंभ होता है कोई भी काम, और जो उसका अंत होता है समापन दोस्तों वंदे मातरम से दोस्तों होता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न भले ही न बने, लेकिन आपको अपनी जानकारी के लिए आपको याद रखना है। अब जो यहाँ से इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, जो राष्ट्रीय पुष्प, ये तो सभी को याद रहते हैं, बच्चे के रहते हैं, लेकिन आपसे प्रश्न ये ना पूछ करके ये पूछता है, आपको उसका वैज्ञानिक नाम देता है कि राष्ट्रीय पुष्प, हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल ना देखा, क्या देखा आपको, निलंबो न्यूसीफेरा देगा, निलंबो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय पक्षी मोर आपको पता ही है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम देगा, जो वैज्ञानिक नाम है मोर का वो पावो क्रिस्टस देगा। राष्ट्रीय बाघ जो पशु है वो बाघ है दोस्तों, लेकिन इसका देगा वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय फल आम है, लेकिन मैग्नीफेरा इंडिका नाम देगा। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, फाइकस वेंदा लेंसिस दोस्तों इसका नाम है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों को डॉल्फिन, ये भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। तो इसका ही तो याद आपको रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों इसको भी याद रखिएगा, कमल का न्यूसीफेरा, निलंबो पावो क्रिस्टस, बाघों का पैंथरा टाइग्रिस, आम का मैग्नीफेरा इंडिका, और फाइकस वेंदालिसिस दोस्तों क्या है, बरगद का नाम है दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, इस तरह से हम लोग देख चुके हैं अपने राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह को दोस्तों। अब थोड़ा सा देखेंगे अपने जो बजट है दोस्तों और जो वैट है,
वैट मतलब जो जीएसटी अभी देख रहे हैं उससे पहले दोस्तों वस्तुओं पर वैट भी एक तरह का दोस्तों कर था, ये वैट टैक्स था, याद रखिएगा, वैल्यू एडेड टैक्स दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा बजट के बारे में जानते हैं। तो बजट के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी हम देना चाहेंगे। तो जो बजट है, चलिए पहले यहाँ पे बता देते हैं कि बजट जो है फ्रेंच शब्द का दोस्तों जो बजट है उससे दोस्तों बना हुआ है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। क्या होता है? चमड़े का थैला दोस्तों होता है। अब हम अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर बजट की बात करें तो बजट जो होता है दोस्तों किसी भी देश का, या किसी भी देश बोलिए या अपने परिवार बोलिए, किसी भी फर्म का दोस्तों, या किसी भी राज्य का दोस्तों, कुछ भी कहिए, उसका दोस्तों जो आने वाले समय होता है, जैसे मान लीजिए समय आने वाला, भविष्य में जो समय आने वाला है, तो एक वर्ष का दोस्तों क्या होता है, वो अपना एक तैयार करते हैं लेखा जोखा कि हाँ हमें इस पे इतना रुपया खर्च करना है, यहाँ से इतना पैसा हमको आएगा, ये सब जो लेखा जोखा तैयार करते हैं तो उसको कहते हैं बजट। अपने भारत के बारे में बात कर ले, केंद्रीय बजट के बारे में बात कर ले, तो दोस्तों इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में किया गया है। किसमें किया गया है? 112 में किया गया। लेकिन आपको ये भी बताना हम चाहेंगे कि 112 अनुच्छेद में तो बजट के बारे में बताया गया है, लेकिन ये बजट शब्द का दोस्तों उल्लेख नहीं किया गया। हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का दोस्तों उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि बजट शब्द की जगह पर दोस्तों क्या बताया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको दूसरे भाषा में हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। बजट बजट बोलते हैं, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में बजट शब्द दोस्तों कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। याद रखिएगा क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। किसमें? तो अनुच्छेद 112 में दोस्तों। तो चमड़े का थैला समझ गए। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। बता दें आय व्यय कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा दोस्तों। बजट प्रारंभ करने वाला जो पहला देश था दोस्तों इंग्लैंड था। कौन था? इंग्लैंड। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक अगर बोलेगा तो जन्मदाता बोलेगा तो जेम्स विल्सन का नाम याद रखिएगा। भारत में बजट इन्होंने ही शुरू किया था दोस्तों, आपका 19वीं शताब्दी के अंतर्गत दोस्तों। बजट जो है दोस्तों वो संवर्ती सूची का विषय है, मतलब इस पे राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों कानून बनाने का उनको अधिकार है। आम बजट तो लोकसभा में पेश होती है। अब विधान मतलब राज्यों का भी दोस्तों बजट होता है जो अपना विधानसभा में पेश करते हैं। तो आम बजट लोकसभा में दोस्तों पेश करते हैं कौन? वित्त मंत्री पेश करते हैं, या वित्त मंत्री के जो दोस्तों अनुयायी होंगे वो पेश करेंगे, मतलब उनके जो प्रतिनिधि होंगे वो। वर्ष 2017-18 का सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस, मतलब पहले जो फरवरी माह का पहला दिवस होता है तो उसको वहाँ से पेश करना शुरू किए हैं। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा भारत का दोस्तों वित्तीय वर्ष चलता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं रेल बजट और सामान्य बजट। जो पहले देख रहे हैं दोस्तों, ये रेल बजट और सामान्य बजट दोनों एक साथ दोस्तों क्या था, एक साथ दोस्तों प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 1924-25 में क्या हुआ कि एक वर्ष समिति के अनुशंसा पर दोस्तों ये जो रेल बजट को अलग और सामान्य बजट को दोस्तों अलग अलग क्या होगा पेश करना शुरू किया गया। लेकिन जब भाजपा की जो सरकार बनी 2014 में, तो उसके 3 साल बाद 2017 में दोस्तों एक समिति बनती जिसका नाम है विवेक ओबराय समिति। विवेक ओबराय समिति, उसके द्वारा दोस्तों जो रेल बजट और सामान्य बजट था उसको एक कर दिया गया। एक और समिति दोस्तों अलग किया गया था, लेकिन विवेक ओबराय समिति 2017 में उसमें क्या किया गया, एक साथ दोनों को बजट अब दोस्तों पेश होता है, रेल का भी और सामान्य बजट भी दोस्तों। तो भाजपा सरकार ने पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया, इसको भी ध्यान दीजिएगा कब मिलाया कब अलग हुआ। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1945 को आर के सन्मुखम चेट्टी, जो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, ने पेश किया। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। देखिए स्वतंत्र भारत का बोलेगा तो सन्मुखम चेट्टी, लेकिन गणतंत्र मतलब कि हमारे भारत जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई दोस्तों, उस समय वित्त मंत्री थे, इन्होंने ही पेश किया था। गणतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। भारत में सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया दोस्तों? तो यहाँ तो दिया है आपको मोरारजी देसाई, लेकिन दोस्तों अभी देखिएगा तो निर्मला सीतारमण जी का भी नाम दोस्तों आता है, इनकी बराबरी कर चुके हैं, याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाला जो है व्यक्ति वो है मोरारजी देसाई, लगभग 10 बार पेश किए हैं। और भारत की सरकार के बजट के अंतर्गत आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का जो अंतर होता है वो बजट घाटा, जो बजटीय घाटा दोस्तों कहलाता है, बजट घाटा के नाम से भी जानते हैं। आय और व्यय का जो अंतर होता है वो घाटा कहलाता है। जाहिर सी बात है, जब व्यय ज़्यादा होगा आय कम होगा तो वो घाटा ही कहलाएगा दोस्तों। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा, आउटकम बजट के बारे में पूछे कब से कभी तो किसने पेश किया था? 2005 में चिदम्बरम जी ने पेश किया था। शून्य आधारित बजट दोस्तों, शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना, मतलब कि जो बजट पुराना उसी को नहीं हमको लाना है, क्या करना है, हर बार नए तरीके से बजट को पेश करते हैं, उसी को कहते हैं शून्य आधारित बजट। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया था। शून्य आधारित बजट के जन्मदाता बोलेगा तो कौन है? राजीव गांधी। ये भी ध्यान देने वाली बात आपके लिए है।
बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में दोस्तों नहीं पेश किया जाता। देखते होंगे कि एक पहले बजट पेश होने से एक दिन 2 दिन पहले दोस्तों आर्थिक समीक्षा दोस्तों क्या होता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। आर्थिक समीक्षा मतलब कि पिछले एक साल में दोस्तों हम लोग क्या पाए क्या खोए, वो होता है। और दोस्तों जो बजट होता है वो आगे वाले आने वाले समय भविष्य में हम लोग क्या पाएंगे क्या खोएंगे दोस्तों, उसका दोस्तों तैयार किया जाता है आपका जो कहलाता है आपका बजट। ये ध्यान दीजिएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 112 में बता दिए बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि इसी का नाम क्या वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों बताया गया है, जिसको बजट 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 लोग कहते हैं। आगे है कि राज्य सरकार जो होते हैं वो भी अपना बजट पेश करते हैं। कहाँ करते हैं, तो विधानसभा में करते हैं। किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 202। जो राज्य के जो दोस्तों वित्त मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, आपके बजट पेश करते हैं राज्य में। अब दोस्तों वैट के बारे में जानते हैं। जो वैट आपका है ये एक प्रकार का वस्तु पर दोस्तों जो होता है उस पर लगता है। तो भारत में वैट वैल्यू एडेड टैक्स दोस्तों जो अप्रत्यक्ष कर है की संस्कृति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति से ने दी थी दोस्तों। वैट का संबंध बिक्री व्यापार कर से है दोस्तों। वैट मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश तो फ्रांस है, 1954 में लागू किया था। भारत में वैट 2005 में दोस्तों 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ है। वैट को सबसे पहले हरियाणा में दोस्तों लागू किया गया और तथा अंत में उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये लागू हुआ है। आगे है भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ हुआ था। मोड वैट जिसको संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2010 में दोस्तों सीन वैट के में परिवर्तित कर दिया गया था। ये भी दोस्तों क्या था, उस प्रकार का उत्पाद कर था। क्या था आपका उत्पाद कर था। कर ढांचों में सुधार लाने के लिए दोस्तों एक समिति बनी जिसका नाम है चलिया समिति। चलिया समिति बोलेगा दोस्तों तो किससे संबंधित है, तो कर समिति। ये आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों कर के लिए दोस्तों था, ये ध्यान दीजिएगा। गठन 1991 में दोस्तों किया गया था। राजकोषीय नीति के बारे में बोलेगा तो सरकार की प्राप्ति मतलब राजस्व और व्यय से संबंधित जो भी नीति होती है दोस्तों उसको कहते हैं राजकोषीय नीति कहते थे। ये कुछ आपके वैट और बजट से कुछ दोस्तों तथ्य थे जो हम बताने का आपको प्रयास किए। अब आते हैं जो भाषा है दोस्तों उसको देख लेते हैं थोड़ा समय। तो भारतीय भाषा और ज्ञान के बारे में तो आपको जानकारी होना चाहिए कि भारतीय संविधान के भाग 17 में दोस्तों क्या है, तो भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 दोस्तों वो भाषा संबंधित उपबंध उसमें दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 343(1) में दोस्तों कहा गया है कि इसके अनुसार जो संघ की जो भाषा राजभाषा होगी, संघ की मतलब राष्ट्रभाषा की बात नहीं हो रही है, संघ की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। और जो लिपि होगी दोस्तों क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी दोस्तों, ये घोषित किया गया था। और इसीलिए दोस्तों संघ की राजभाषा के रूप में क्या हुआ है, हिंदी को दोस्तों अपनाया गया है। और 14 सितंबर 1949 को दोस्तों मान्यता इसको दी गई है। इसलिए हम लोग हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में दोस्तों मनाते हैं। 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दोनों आप याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने जो भाषा है हमारे भारत में दोस्तों हिंदी है, याद रखिएगा। और दूसरा कौन दोस्तों, बांग्ला। दूसरा कौन है आपका, बांग्ला। तेलुगु भाषा को दोस्तों इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तेलुगु जो असम तेलंगाना में उसको बोला जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट। ये दोस्तों आपका क्या है, एक शास्त्रीय भाषा के रूप में भी दोस्तों है। पंजाब गुरुमुखी लिपि, ये आपको पता है पंजाब में पंजाबी लोग क्या करते हैं, गुरुमुखी लिपि में जैसे हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं उस तरह से लोगों उनकी जो लिपि होती है वो गुरुमुखी लिपि होती है। अगर बोलेगा इसकी शुरुआत किसने की थी, तो सिख धर्म के जो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, जो किनके चेला थे, तो गुरु नानक दोस्तों, गुरु नानक शिष्य थे आपके गुरु अंगद। उन्होंने दोस्तों जिनका नाम लहना भी था, उन्होंने गुरुमुखी लिपि की दोस्तों शुरुआत की थी। आगे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय संविधान के अष्टम मतलब 8वीं अनुसूची में दोस्तों कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, इससे आप अवगत होंगे। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान की बात करें तो उसमें तो 14 भाषा था। बाद में संशोधन के द्वारा दोस्तों आपका 8 भाषा और जोड़ा जाता है। ये हम आपको पॉलिटी में दोस्तों अनुसूची वाले चैप्टर में पढ़ा चुके थे। अगर आपसे कहीं पूछ दे कब, तो आपका जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें आपका एक भाषा सिंधी, उसके बाद 21वां के बाद होता है आपका 71वां संविधान संशोधन दोस्तों होता है 1992 में दोस्तों आपका होता है। उसमें 4 भाषा जोड़ा जाता है, सॉरी 3 भाषा जोड़ा जाता है। 3 भाषा कौन है, तो नमक, 3 भाषा नमक। नमक मतलब कि न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। और 2003 में दोस्तों आपका जो 92 नंबर का संशोधन होता है 2003 में, उसमें दोस्तों आपका 4 भाषा जोड़ा जाता है। 4 में हमारा बिहार का भी एक भाषा है मैथिली, मैथिली हो गया, बोडो हो गया, संथाली और दोस्तों डोगरी हो गया। ये 4 भाषा देखें तो कुल मिलाकर के 8, 4 3 7 1 8, 14 और 8 22 वर्तमान में 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषा है। भाषा आयोग बना था दोस्तों, राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में। इसके दोस्तों जो अध्यक्ष थे बीजी खैर, कौन थे, बीजी खैर दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को दोस्तों मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजी जो है दोस्तों किसी किसी राज्य का राजभाषा है, जैसे अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वोत्तर राज्य है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड और मेघालय का दोस्तों क्या है, राजभाषा है आपका अंग्रेजी ही है। ये मतलब संविधान में कहा गया है कि जो जिस राज्य में दोस्तों जो अपने अपने इच्छा अनुसार दोस्तों अपने राज्य में कामकाजी जो ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज तो रहेगा ही, इंग्लिश इंग्लिश रहेगा, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा उनका है वो भी दोस्तों अपने कामकाज में लागू कर सकते हैं। सब जाइएगा आप
साउथ में जाइएगा दोस्तों तो वहाँ का जो तमिलनाडु में जाइएगा तो अगर वहाँ पेपर लिखना है, एग्जाम लिखना है तो वहाँ पर हिंदी नहीं मिलेगा, जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, राजभाषा है तमिल, तमिल और दोस्तों इंग्लिश मिलेगा वहाँ देखने के लिए। जैसे बंगाल है, पश्चिम बंगाल में जाइएगा तो बांग्ला दोस्तों देखने के लिए मिलेगा, इंग्लिश देखने के लिए मिलेगा। ये मत सोचिए कि हमारा इंग्लिश में पेपर नहीं है। भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दोस्तों दर्जा प्राप्त है। तमिल, तो जो सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, कन्नड़ कर्नाटक में बोला जाता है, तेलुगु, मलयालम, मलयालम हो गया केरल में, और उड़िया दोस्तों, ये उड़िया क्या है तो 6 प्रकार का आपका ये शास्त्रीय दोस्तों क्या है आपका भाषा है। 2004 में जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था सबसे पहले तमिल को मिला था दोस्तों, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा। संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, और उड़िया को दोस्तों 2014 में। मतलब सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय भाषा है वो आपका उड़िया, और सबसे प्राचीन आपका तमिल। 2004 और 2014 याद रखिएगा। आगे है 2014 देख लिए हम लोग। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि, देखिए यहाँ पर राष्ट्र कवि 2 हैं, एक आपके रामधारी दिनकर जी भी राष्ट्र कवि है लेकिन द्वितीय है। अगर बोले यार कि रामधारी दिनकर जी को राष्ट्रीय कवि कहा था, लेकिन उनसे पहले भी राष्ट्र कवि बन चुके हैं, कौन आपके हैं तो मैथिली शरण गुप्त प्रथम राष्ट्र कवि हैं। और जो रामधारी दिनकर जी दोस्तों क्या है वो द्वितीय राष्ट्र कवि हैं। मतलब उनके जो भी दोस्तों कविताएं कहानियां जो होती थी वो राष्ट्र प्रेम से संबंधित होती थी दोस्तों, ये इसलिए इनको राष्ट्र कवि के नाम से दोस्तों कहा जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त का नाम याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम हिंदी लेखक या लेखिका के बारे में बोल रहा है तो सुमित्रानंदन पंत को मिला दोस्तों। बाद में आपका अगर लेखक के बारे में पुरुष में बोलेगा तो रामधारी दिनकर को उर्वशी के लिए मिला, उर्वशी के लिए मिला था 1972 में। 1968 में मिला था इनको सुमित्रानंदन पंत जी को। आधुनिक युग की मीरा दोस्तों महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा और जो सुमित्रानंदन पंत दोस्तों दोनों क्या है तो छायावादी युग के कवि हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। मतलब जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उस तरह से हिंदी का भी दोस्तों अपना इतिहास होता है, भक्ति काल, आदिकाल, छायावादी युग, इस तरह से दोस्तों होता है, तो इस तरह से समझिएगा। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है। कौन है संस्कृत व्याकरण जनक? पाणिनि। इनका एक पुस्तक बहुत ही फेमस है, अष्टाध्यायी, नाम सुने होंगे। तो संस्कृत व्याकरण के जनक कौन हो गए आपके? पाणिनि हो गए। सबसे बड़ा महाकाव्य बोलेगा दोस्तों महाभारत। कौन है? महाभारत। महाभारत की रचना कौन है? तो वेद व्यास ने दोस्तों किया था। प्रथम हिंदू विधि निर्माता, मतलब हिंदू विधि अगर बोलेगा विधि कानून दोस्तों तो कौन थे इसके निर्माता? मन्नु थे। महाभारत की रचना उससे वेद व्यास ने की थी, बता चुके हम। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को कहा जाता है आदि महाकाव्य, एवं आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। मतलब ये वाल्मीकि क्या किए दोस्तों आपके रामायण की रचना किए हैं। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में दोस्तों लिखा गया है। रामचरितमानस जो अवधी भाषा में दोस्तों लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस बोला किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा है दोस्तों, जो राम भक्ति शाखा के कवि थे। हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर बोलेगा तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की दोस्तों पुस्तक है। चंद्रवरदाई याद रखिए, पृथ्वी चौहान के दरबारी कवि थे दोस्तों। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। जो हिंदी भाषा हम देख रहे हो क्या है तो इंडो यूरोपियन से दोस्तों ये क्या है? मिली जुली भाषा है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कालिदास कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि के नाम से दोस्तों जाना जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन दोस्तों मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता के बारे में पढ़े होंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता वहाँ पर दोस्तों सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे प्राचीन भाषा है। इसकी भाषा जो था लिपि था उसका नाम था किलाक्षर लिपि, भी याद रखिएगा। भारत का आइंस्टाइन दोस्तों नागार्जुन को कहा जाता है, तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को दोस्तों कहा जाता है। और कलम का सम्राट दोस्तों बोला जाएगा तो उनका दिमाग का नाम याद निकल गया, अगर आपको याद होगा तो कमेंट कर बताइएगा। कलम का सम्राट दोस्तों, कलम का तो सिपाही हो गया मुंशी प्रेमचंद, और कलम का सम्राट बोलेगा तो उसका नाम कमेंट करके बताइएगा। हिंदी आंसू लिपि के जनक दोस्तों राधे लाल द्विवेदी हो गए। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा, जिसकी स्थापना गुप्त काल में आपका हुआ था, कुमार गुप्त प्रथम ने किया था 450 ईस्वी में, जबकि पुनर्जीवित धर्मपाल ने किया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, ये भी याद रखना है आपको। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में दोस्तों हुआ था। यहीं पर दोस्तों आपका 10 जनवरी को विश्व दिवस मनाने की दोस्तों परंपरा शुरू हुई थी। नागपुर महाराष्ट्र भारत में दोस्तों हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस दोस्तों कहाँ है आपका? हैदराबाद में दोस्तों है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग तीनों टॉपिक कवर कर चुके। अब 5 मिनट में दोस्तों क्या करेंगे अपना 5-7 मिनट में अपना कवर करेंगे अपना MCQ। अगर आप क्लास देखे होंगे अच्छे से तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है किसको? तो महादेवी वर्मा को। बजट किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। इस पर कानून संघ सरकार राज्य सरकार दोनों बना सकती है। राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों का जो प्रारूप था, मतलब राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था? 1924-25 में बता दिए थे। एकवर्ष समिति, जिसको लिखा है औकवर्ष समिति लिखा है दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है, जो प्रगति का दोस्तों निशानी होता है, प्रतीक होता है, वो दोस्तों उसमें कितनी तिल्लियां हैं? तो 24 तिल्लियां दोस्तों हैं।
स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट किसने पेश किया? स्वतंत्र भारत और गणतंत्र भारत दोनों बता दिए थे। तो स्वतंत्र भारत का बोलेगा तो आर के षणमुखम सेट्टी ने पेश किया था दोस्तों, और गणतंत्र भारत बोलो जॉन मथाई ने पेश किया था, इसको भी याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है दोस्तों वो भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार ने दोस्तों आपका 22 मार्च 1957 को अपनाया था, ये भी याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों कौन है? तो आपका डॉल्फिन है। भारत में प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन है? तो 2004 में बता दिए, तमिल बता दिए थे, डॉल्फिन हो गया। 2004 में तमिल को दोस्तों शास्त्रीय भाषा अपनाया गया था। कुल 6 शास्त्रीय भाषा है। सबसे नवीनतम बोलेगा तो कौन है? उड़िया 2014 में दोस्तों। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों 1975 में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये आपका नागपुर में हुआ था। नागपुर मतलब महाराष्ट्र में दोस्तों हुआ था, ये भी याद रखना है। सैन वेट का संबंध किससे है? तो सैन वेट दोस्तों उत्पाद शुल्क है, जो बताए थे आपको, CANVAT सैन वेट दोस्तों इसी को बोलते हैं, उत्पाद शुल्क है दोस्तों एक प्रकार का। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? तो सुमेरियन को दोस्तों माना जाता है। इसकी जो लिपि है वो कौन है? आपका किराक्षर लिपि है। मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत ये एक सभ्यता था। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है दोस्तों? 22 भाषा। प्रारंभ में बोलेगा तो दोस्तों 14, लेकिन बाद में संशोधन के द्वारा 22 हो गया। 70वें जाते हैं दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? उपनिषद बोल दिया तो मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको जानकारी हो गई होगी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो दोस्तों हिंदी है। उसके बाद आपका दूसरा कौन है? बांग्ला है, ये भी याद रखिएगा। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का तुलसी दोस्तों हम लोग कहते हैं किसको? तो जो आपके ये रामधारी दिनकर जी हैं उनको दोस्तों आधुनिक युग का तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का जनक दोस्तों आपके पाणिनि को कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य दोस्तों कौन है? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य आपका होता है महाभारत। कौन है दोस्तों सबसे बड़ा महाकाव्य? महाभारत। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था, 1968 में दोस्तों मिला था, ये भी याद रखिएगा। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया दोस्तों? तो इसके हिसाब से आपका हो जाएगा कौन? मोरारजी देसाई, कुल मिलाकर 10 बार बजट पेश किए हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो भारत का शेक्सपियर दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं? कालिदास को कहते हैं, याद रखिएगा। ये गुप्त काल के समय थे दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो जन गण मन को दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों को दोस्तों। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड दोस्तों लगता है, और राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगता है। राष्ट्रगीत गाने में कितना लगता है? तो 65 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड दोस्तों लगता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु के बारे में बोला, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा दोस्तों? आपका बाघ। कौन हो जाएगा? आपका बाघ दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। टाइग्रिस इसी को बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक नाम इसका। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय मतलब बजट के बारे में पूछा? तो 112। कितना है? 112 में दोस्तों। राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है दोस्तों, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर इन्हीं को कहते हैं। अच्छा, रविन्द्रनाथ ठाकुर यहाँ है, सत्येंद्रनाथ ठाकुर है। भारत में राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय चिन्ह को भी दोस्तों अपनाया था भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसको भी ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। आगे हमारा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो आपका बरगद। क्या दोस्तों? बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष। भारत के राष्ट्रीय रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है। हिंदी दिवस के रूप में कब मनाते हैं दोस्तों हम लोग? 14 सितंबर को हर साल मनाते हैं हिंदी दिवस, ये ध्यान दीजिएगा। राजभाषा आयोग बना 14 सितंबर 1949 को बना था। तमिल को किस वर्ष राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों 2004 में दिया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं भारत में कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा कहा जाता है? तो कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में गया था। पंडित विपिन नारायण दत्त बता देते इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय गीत को दोस्तों कब गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में गया था। रहीमतुल्ला सयानी दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में दोस्तों हुआ था? वंदे मातरम तो उपन्यास इनका था। आनंदमठ किनका था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का दोस्तों था। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो दोस्तों तत्वबोधिनी पत्रिका, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पत्रिका का नाम था। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल दोस्तों आपका कमल है। कौन है? कमल। न्यूसिफेरा नीलम्बो, न्यूसिफेरा इसी का नाम है, वैज्ञानिक नाम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, चट्टोपाध्याय इन्हीं को कहते हैं। भारत के झंडा गीत के विजय विश्व तिरंगा प्यारा दोस्तों श्यामलाल गुप्ता पार्षद इन्हीं का नाम है। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है दोस्तों? तो मन्नू। कौन है प्रथम हिंदू विधि निर्माता? मन्नू को दोस्तों कहा जाता है। आगे है मनुस्मृति तो इन्हीं का है। भारत का आइंस्टीन किसे कहता है? तो भारत का दोस्तों आइंस्टीन कहते हैं हम लोग नागार्जुन को। तो इस तरफ दोस्तों हमारा ये भी क्या होता है? कवर हो जाता है। तो कैसा लगा क्लास दोस्तों? अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, और दोस्तों कुछ कमी हो तो कमेंट करके बताइएगा। और जो आपसे पूछिए एक प्रश्न हम कि भारत का हिंदी साहित्य का सम्राट किसे कहते हैं?
ऐसे प्रेमचंद को बोलते हैं। तो हम देख चुके हैं, लेकिन सम्राट की बात की है हम। कथा सम्राट किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, हमें कमेंट करके हमें बताइएगा। और कुछ कमी हो दोस्तों, कुछ गलती हो तो हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये इसमें कमी है, या कुछ और हमें बताइए, उसको बारे में हम क्या करेंगे, उस पर हम बातचीत दोस्तों आपसे करेंगे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को दोस्तों जोड़ने का प्रयास कीजिए। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा। कुछ कमी होगा, कुछ आपको विशेष चाहिए दोस्तों बताइएगा, उस पर हम वीडियो दोस्तों जरूर बनाएंगे। आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का हम प्रयास में दोस्तों लगे हुए हैं। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छा दोस्तों एग्जाम दे करके अपना कहीं ना कहीं फिर तो सिलेक्शन ले लीजिए अच्छे से दोस्तों, ताकि आपका आने वाला भविष्य दोस्तों क्या सुखद हो। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा मन लगा करके। धन्यवाद।